नमस्कार दोस्तों। आज देखिए मैं आपको पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में बता चुका हूँ। आज पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी भी बताया कि जब बच्चे सारी प्रीवियस वीडियोस यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट से देखना शुरू करें सीरीज आरएलसी सर्किट तक, तो पैरेलल आरएलसी सीरीज सर्किट बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, प्रीवियस वीडियोस आप देखें, उसको बारीकी से आप समझें, तब जाके आप पैरेलल आरएलसी सर्किट को समझ पाएंगे। उससे पहले अगर कोई समझ सकता हो तो समझ के दिखा दें, क्योंकि ये चीज़ गलत होगी। क्योंकि इफ़ आपका अगर बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप डायरेक्ट वीडियो खोल के और बिना इस प्रीवियस वीडियो को देखे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप समझ जाएंगे तो आपके ऊपर बात है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितना भी वीडियो को देखें उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ही हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं खुद एज ए टीचर हूँ, आपको पता नहीं होगा, मैं 50 to 100 टाइम्स कहीं टॉपिक को कर चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं मेरी एक्यूरेसी इतनी हाई हो चुकी है कि मुझे किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अब मैं भी खुद अपने आप ही बोर्ड पे ये चीज़ जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें मैं कर पाता हूँ। तो आप समझ सकते हैं रिवीजन कॉपी पे लिख के देखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है या फर्दर कोई एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक, तो आज मैं शुरू करता हूँ पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए पैरेलल में मैंने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस लगाया हुआ है और यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आई आर करंट है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टेंस के अक्रॉस आई एल और कैपेसिटर के अक्रॉस आई सी करंट दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन बहुत ही टिपिकल और टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आप नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। तो देखिए ये मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रियल एक्सिस ड्रॉ करी है। रियल एक्सिस ड्रॉ करने, ये जो मैंने रियल एक्सिस ड्रॉ करी है ये मेरा क्या है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे करंट लिखवाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज लिख रहा हूँ, तो रेफरेंस मान के चल रहा हूँ वोल्टेज को। और देखिए यहाँ पे आएगा आपका आई आर, ये वाला आई आर करंट। ये क्यों बनाया गया है इस तरीके से, मैंने आपको बताया था वी और आई क्या है, सेम फेज में होंगे रेजिस्टेंस के टाइम पे। अगर रेजिस्टेंस लेते हैं तो वोल्टेज और करंट क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की केस की बात करते हैं तो उसका एंगल क्या होता है, वी आई के बराबर, इसका सेम फेज में होता है। तो देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी इमेजिनरी और एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखता क्या हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आपका आई सी माइनस आई एल और यहाँ पे आई एल माइनस का आई सी। देखिए मैंने कैसे लिखा है, आई एल माइनस का आई सी नीचे लिख दिया और आई सी माइनस का आई एल ऊपर लिख दिया। ये मैंने कैसे लिखा ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सपोज ये मैंने अभी आपको बताया, ये वोल्टेज मैंने कंसीडर करी है। ठीक है, वोल्टेज कंसीडर करी है और करंट उससे पीछे कंसीडर किया हुआ है। ये क्यों कंसीडर किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना हम एक्चुअल में करंट की द्वारा पूरे सर्किट को देख रहे हैं। यहाँ पे KCL अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे KVL अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे करंट के मुताबिक सारी चीज़ें चल रही हैं पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगी। इसलिए वोल्टेज को मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक रेफरेंस मान के रखा हुआ है और करंट को यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। तो देखिए रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज के साथ ही करंट रहेगी, तो आई आर साथ ही है, सामने ही है। इसे आप आई आर को क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, ओम्स लॉ के द्वारा I इक्वल्स टू V बाई आर होता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो गई, करंट मुझे पता चलती है V बाई आर होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आई एल माइनस आई सी नीचे कैसे बना दिया। ये आपको पता होगा, अगर इंडक्टर की बात करूं तो आपको पता था कि अगर मैं ये वोल्टेज बना रहा हूं, इसका फेजर डायग्राम पर्टिकुलर इंडक्टर का आपको पता होगा
तो वो कैसे था, करंट क्या था, नीचे की तरफ 90 डिग्री। याद है या नहीं है? प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं बता भी रहा हूँ। इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या था, लैग कर रहा था, करंट लैग कर रहा था, यानी किससे, वोल्टेज से लैग कर रहा था 90 डिग्री के कोण पे। तो अब देखिए ये है आपकी वोल्टेज, तो करंट इंडक्टर का कहाँ पे लैग करता हुआ दिखाया गया। अभी देखिए IL माइनस IC इसलिए लिखा गया क्योंकि करंट इंडक्टर का मैंने यहाँ पे बड़ा दिखाया और करंट IC का छोटा दिखा रखा है, तो इस कारण से IL मैंने नीचे की तरफ ही बनाया हुआ है। आप देखें तो IL नीचे की तरफ बना हुआ है इंडक्टर का। तो अब आप समझ गए होंगे 90 डिग्री लैग करते हुए दिखाया वोल्टेज से, तो यही चीज दिखाई है। और देखिए IC ऊपर की तरफ दिखाया, यानी IC माइनस IL। इधर हम मान के चलेंगे IC बड़ा है, तो IC का आपको पता है कि करंट क्या था, वोल्टेज से लीड कर रहा था, तो इस तरीके से बनता 90 डिग्री के कोण पे। तो ये कैपेसिटर का और ये किसका था, इंडक्टर का। तो पर्टिकुलर इंडक्टर और कैपेसिटर का, तो यहाँ पे देखें वोल्टेज है, करंट लीड करते हुए दिखाया गया है 90 डिग्री। तो अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट खींचता हूँ, तो देखिए ये मैंने इसका रिजल्टेंट खींच दिया, नीचे भी खींच देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, ये आ गया I, यहाँ पे भी आ गया I, ठीक है। इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी I आ गया, यहाँ पे भी मैंने I आ गया। ये I क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट है किसका, ये रिजल्टेंट है इनका, इन दोनों का, IR का और IC माइनस IL का, ये रिजल्टेंट है। और ये वाला रिजल्टेंट जो है वो IR IL माइनस IC का है। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, एंगल देखिए यहाँ पे भी बनेगा, वोल्टेज और मेन करंट के बीच यहाँ पे एंगल बनेगा फाई। ऐसे ही वोल्टेज और करंट के बीच एंगल बनेगा यहाँ पे फाई। देखिए वो जनरल कंडीशन, पिछली बार भी मैंने ऊपर का ही ट्रायंगल ये वाला लिया था, इसमें भी मैं ऊपर का ही ट्रायंगल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशंस को कंपेयर करना है। दोनों कंडीशन कौन सी, पैरेलल RLC सर्किट की और सीरीज RLC सर्किट की, दोनों कंडीशन को मुझे क्या करना है, कंपेयर करके देखना है, आपस में देखना है, कंपेयर करके दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे मैं इसलिए दोबारा से राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर का ही लिया है, नीचे का नहीं लिया। जनरल कंडीशन किताबों में सब जगह यही दिया गया, एग्जाम में भी आप बेफिक्र रहें यही आता है। नीचे वाली कंडीशन बहुत ही कम है, रेयर है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर अपने क्वेश्चनर सीरीज में आपको ये बताऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रायंगल ये बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, समझ में आया। ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिख दिया है, यही वाला ट्रायंगल। देखिए फाई एंगल है तो मैंने फाई लिख लिया, ये यहाँ पे IR है तो मैंने IR लिख लिया। ऊपर देखें तो ये वाला इसके पैरेलल होगा, तो IC माइनस IL हो गया, और ये क्या था, ये टोटल आपका I था, ये था रिजल्टेंट। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। अब देखिए मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम का राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा। अभी तक भी मैंने किसी भी वीडियो में इस चीज को रब नहीं किया है, बता रखा है जिससे कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर। तो आप देखें इस कंडीशन को, इसे लिखेंगे V/R, I इक्वल्स टू V/R ओम्स लॉ के द्वारा, प्लस इसको IC को कैसे लिखा है मैंने, IC को देखिए किस तरीके से लिखा हुआ, IC इक्वल्स टू क्या होता है, IC इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V/R होता है। क्या होता है, IC इक्वल्स टू होता था आपका, IC निकालना है हमें, पहले से ही फॉर्मूला पता था, V इक्वल्स टू XL/I। ये था इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में, जस्ट इससे पीछे ही आप वीडियो देखेंगे सीरीज RLC सर्किट की, तो उसमें लिया हुआ है IXL। कैसे लिया था ये उससे भी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये कैसे फॉर्मूला आया था। तो VL इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज IXL होती है, ठीक है। और IC और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होती है, कैपेसिटर के अक्रॉस होती है VC इक्वल्स टू IC इंटू I, ठीक है ना। अब हमें तो करंट चाहिए था, करंट ही निकालना है, इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का करंट। कैपेसिटर का करंट निकालेंगे तो यहाँ पे VC बाई XC आ जाएगा,
VC यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो मैं यहाँ पे सिंपली V लिख देता हूँ। क्यों V लिख देता हूँ? क्योंकि VN VC सब पैरेलल में वोल्टेज क्या होगी बराबर, तो उसको V ही लिख लेता हूँ मैं। तो VC को क्या लिखेंगे, V/XC माइनस इसे I निकालेंगे यहाँ से तो V/XL लिखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो V/XL इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और करंट का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में तब्दील हो जाएगा। अब आगे बात समझ में थोड़ी, तो हम कुछ चीज समझ गए हों तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे भी वोल्टेज का स्क्वायर है। अगर दोनों इस कंडीशन में से XC और XL के अक्रॉस से आप ये V देख रहे हैं ऊपर की तरफ, V अगर मैं बाहर लूंगा तो स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर से बाहर आएगा, और इधर भी V स्क्वायर है, कॉमन लेके V बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखूं, I = V। आप थोड़ा सा कॉपी पे सॉल्व करके देखें तो समझ में आ जाएगा, ना समझ में फिर बता देना मेरे को, मैं बता दूंगा आपको। तो 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XC माइनस 1/XL, इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई चीजें, 1/XC माइनस का 1/XL। अब आपको क्या काम करना था, काम ये करना था कि सबसे पहले यहाँ से देखिए, वहाँ पे तो हमने इसको क्या बोला था, इम्पीडेंस इम्पीडेंस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे इम्पीडेंस नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सब के सब रेसिप्रोकल आ रहे हैं। 1/R 1/XC माइनस 1/XL, उसमें रेसिप्रोकल नहीं था, उसमें तो डायरेक्ट था R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आप जरा इसे देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, I = VY। ये Y ही हमारा क्या होता है, ये Y ही हमारा अंडर रूट, इसकी वैल्यू पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ ये होता क्या है, 1/XC माइनस का 1/XL, इसका होल स्क्वायर। इसकी कंडीशन ये, इसके अक्रॉस न्यूमेरिकल पूछा जाता है अगर R और XL और XC के वैल्यू अगर आपको दे दे तो। अब आप देखिए कि हमारे पास I = VY आ गया है। Y एक्चुअल में होता क्या है, Y को बोला जाता है एडमिटेंस। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको वैल्यू दी है एडमिटेंस की कि R इतना दिया इतना, और आपसे पूछ भी सकता है कि इम्पीडेंस बताइए, तो वहां से भी पूछ सकता था RLC सीरीज सर्किट के केस में, और पैरेलल से भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए ये है y मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y = √1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। और इम्पीडेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इम्पीडेंस होता है Z = R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस है, ये एडमिटेंस है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिटेंस, और ये इम्पीडेंस। समझ में आ गया, दोनों कंडीशन मैंने लिख दी है, एडमिटेंस और इम्पीडेंस की। जरा अब इन्हें कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे सर आप नीचे वाला ट्रायंगल भी तो लेके इसे सॉल्व कर सकते थे। मैंने कहा कि जब मैंने इस कंडीशन को ऊपर वाले ट्रायंगल से सॉल्व किया है, तो इस कंडीशन यानी एडमिटेंस की कंडीशन को भी ऊपर वाले ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अब आप समझ रहे होंगे कंडीशन क्यों ऐसी आ गई है। तो आपसे ये मैं और फर्दर इसे अलग तरीके से लिख देता हूँ। देखिए इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ G का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसे और फर्दर उसमें लिख सकता हूँ, इसे लिख देता हूँ मैं R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे टोटल तो X की ही फॉर्म है ना, XL माइनस XC, यानी ओवरऑल रिएक्टेंस है, चाहे वो इंडक्टर का हो चाहे कैपेसिटर का हो, ओवरऑल रिएक्टेंस है, तो मैंने X मान लिया इसको, X का स्क्वायर। तो लिखने का तरीका होता है। और जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1/XC माइनस 1/XL है, तो इस पूरी कंडीशन को मैंने सब्सटेंस लिया है,
सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ पे जो सब्सटेंस लिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या कंडीशंस ली गई हैं। पहले मैं जी के बारे में बता देता हूँ आपको। जी क्या है? जी है कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल किसका होता है? रेजिस्टेंस का। आपको पता होगा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/G कंडक्टेंस होता है। आपको मैं यहाँ बताता भी जा रहा हूँ तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए 1/R है तो ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो इसे कंडक्टेंस बोला जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए 1/XC है 1/XL है। इन्हें क्या बोला गया है? इन्हें ओवरऑल को हम लोग B मान लिए हैं। B को क्या बोला जाता है? कैपिटल B को सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है। किसका? रिएक्टेंस का। रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल मींस इक्वल्स टू 1/X, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। ये रिएक्टेंस है, ये सब्सटेंस है B, तो उसका रिएक्टेंस का ही रेसिप्रोकल है सब्सटेंस। ठीक, और कोई कंडीशन बताना तो बचता ही नहीं है। इसको और भी फर्दर वे में लिख सकते हैं। कुछ बच्चे अगर देखें तो इसके बारे में मैं कभी किसी को बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, कि वैसे ज़्यादा जानकारी लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिप्लोमा के बच्चे थोड़ा इस चीज़ को अगर समझते हो तो ये रियल और इमेजिनरी पार्टी होता है। राइट एंगल ट्राइंगल इसी के द्वारा बनता है। आप देखेंगे कि इसमें जे क्यों नहीं आया? जे इसलिए नहीं आया क्योंकि आप ये वाली कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस जे को हटा देते हैं, इसी कारण ये ऐसे बन के आता है। अगर आप इसे जे को हटाएंगे तो अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही कंडीशन आती है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखें अगर याद रख सकते हैं तो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आर प्लस जे एक्स, ऐसे भी इसको मतलब इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। कुछ बच्चे जो डिप्लोमा के होंगे वो जानते होंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा गया है। इस कंडीशन को, इस इक्वेशंस को मैंने रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिख रखा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये अगर आप समझ सकते हैं तो बात सेम ही है। तो जी को यहाँ पे 1/R बोलते हैं, बी को यहाँ पे 1/XC और 1/XL को बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा गया था। मेरा आखिरी में यही बताना था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन आया था वो क्या आया था। वो ये आया था कि आपसे पूछा गया था जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, देखिए एक्सेल को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आप देख सकते हैं ये जो इम्पीडेंस का रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो सीरीज आरएलसी सर्किट का है। ये तो पैरेलल आरएलसी सर्किट के बराबर क्या होगा? तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो एक्सेल तो यहाँ पे लिखा होगा, ये किसके बराबर हो रहा है? यहाँ पे 1/XC के। तो 1/XC को क्या बोला जाएगा? कैपेसिटिव सब्सटेंस। तो 1/XC को क्या बोलेंगे हम लोग? कैपेसिटिव सब्सटेंस। और देखिए 1/XL को क्या बोलेंगे? इंडक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक्सेल पैरेलल आरएलसी सर्किट में किसके बराबर होता है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एक्सेल किसके? एक्सी के, यानी इसके। यानी बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट तो किसके बराबर होगा? कैपेसिटिव सब्सटेंस के बराबर होगा। बहुत ध्यानपूर्वक देखें, यही एक टिपिकल कंडीशन है। देखिए यहाँ पे एक्सी जो है दिख रहा है, यहाँ पे एक्सी किसके बराबर है? यहाँ पे अगर पैरेलल आरएलसी सर्किट में देखें तो किसके बराबर है? एक्सी बराबर है आपका 1/XL
एक्सेल यानी इंडक्टिव ससेप्टेंस के। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। यही आपके एग्जाम में जो टफेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। अब फिलहाल मैं आपको एक बार बता देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हैं एडमिटेंस, इम्पीडेंस, ये आपको पूछा गया है। आप इसमें बता सकते हैं, कभी कभार आपसे एडमिटेंस की वैल्यू दे देता है लेकिन आपसे पूछ लेता है इम्पीडेंस कैसे निकालें। तो आपको याद रखना है y = 1/z होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होता है एडमिटेंस इम्पीडेंस का ही। तो यहाँ पे ये पूरा मैंने आपको बता दिया आज। तो अब कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें ज़्यादा हमें जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पावर फैक्टर के बारे में जानना है या कुछ फर्दर उसके बारे में जानना है, कंडीशंस के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी अगर रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो वही निकल के आती है एक्सएल और एक्सी को बराबर जो करा था हमने सीरीज आरएलसी सर्किट में, ऐसी पैरेलल आरएलसी सर्किट में भी हम बराबर करेंगे। तो 1/XL = 1/XC आएगा तो भी वही कंडीशन बननी है। वही कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कंडीशन वही बन के आएगी। देखिए यहाँ पे अगर 1/XL लिखूंगा, देखिए 1/XC एक्सएल के बराबर है, 1/XC एक्सएल के बराबर होगा, यही रेजोनेंस कंडीशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन क्या बनी, 1/2π√LC, यही कंडीशन बनेगी। तो सेम सिमिलर है प्रीवियस आरएलसी सीरीज सर्किट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।